कैसे हो दोस्तों? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पॉलिटी के साथ में जो अलग सब्जेक्ट है आप लोगों के, वो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। हम पॉलिटी के पार्लियामेंट के लगभग 10 लेक्चर देख चुके हैं। आगे 2 से 3 और लेक्चर बनने की संभावना है, पर मैं ये सोच रहा था कि पार्लियामेंट के 2 से 3 लेक्चरों को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। उस समय तक के लिए हम जो आज सैटरडे है, जो आने वाला दिन रहेगा वो संडे, तो संडे से लेकर एक हफ्ता 8 दिन के करीब करीब हम इंडियन जो जुडिशरी है, न्यायालय है, उनके 8 से 10 लेक्चर बना लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है हमारे, उनके लेक्चर्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। 8 से 10 लेक्चर उनके हो जाते हैं, फिर 2 लेक्चर, क्योंकि 10 दिन से एक ही प्रकार के लेक्चर चल रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के लेक्चरों को शुरू कर देते हैं, या फिर हम पूरी जुडिशरी को समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम जो बचे हुए संसद के जो हमारे लेक्चर है, 2 से 3 लेक्चर आई थिंक बचे हैं, उसके बाद में हमारी जो कमिटियाँ है उसके ऊपर 3 से 4 लेक्चर बन जाएगा। इसका मतलब 7 से 8 लेक्चर और आप ये मान के चलिए कि हमारे बचे हैं, जो किससे संबंधित है? पार्लियामेंट से संबंधित है। हम जुडिशरी को देख रहे हैं, भारतीय न्यायालय को। भारतीय न्यायालय एक अच्छा टॉपिक है, जिससे प्रश्न प्रायः हम देखते हैं बनते हैं, प्रायः चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। तो जब हम भारतीय न्यायालय के विषय में देखते हैं तो उसका एक आता है इतिहास, जिसे आप हिस्ट्री के पोर्शन में आप लोग देख चुके हैं। हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने जो हमने केवल बोर्ड पर नहीं, इस ऑडियो के रूप में ही समझाया है, उसमें आपको हमने भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विषय में बताया है। जब आप उसे पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको जुडिशरी का इतिहास थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में भारतीय न्याय व्यवस्था का वर्णन जो पूरा है, कैसी है, कितने स्तरीय है, उसके बारे में बता दो। तो आज हम इतिहास के साथ में वर्णन को हम देखते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की अगर इतिहास करें तो प्राचीन काल से ही भारत में न्याय व्यवस्था का हमें रूप दिखता है। चाहे आप प्राचीन काल में, मौर्यकालिक सत्ता में आप अगर रज्जु जैसे अगर शब्दों को जानते हो, तो वह भी एक न्यायिक व्यवस्था के तहत ही काम करने वाला व्यक्ति था। फिर जब आप गुप्त काल में आते हो तो आप वहां पर भी कंकट शोधनी और धर्म अधिकारी को देखते हो। जब आप ऋग्वेद में आते हो तो प्रश्न विनाशक करके भी व्यक्ति दिखाई देता है। तो प्राचीन काल में न्यायिक व्यवस्था थी, भले ही उसमें डिस्क्रिमिनेशन था, भेद था, पर न्यायिक व्यवस्था थी। पूर्व मध्य काल में भी था। चाहे हर्ष का अगर काल देखें तो हर्ष के काल में भी न्यायिक व्यवस्था दिखाई देती है। चाहे दक्षिण में जाओ आप चोल, तो चोल में भी आपको न्यायिक व्यवस्था दिखाई देती है, जहां पर आपको जो उनका पंचायती मॉडल है, उस पंचायती मॉडल में भी आपको न्यायिक व्यवस्था दिखाई देंगी। जब आप मध्यकाल आते हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे क्षेत्रीय शक्तियों में मालवा हो, चाहे गुजरात हो, जौनपुर हो या मारवाड़ हो, चाहे आप विजयनगर लो या बहमनी लो, हर जगह पर न्यायिक व्यवस्था दिखाई देती है। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में हमारे यहाँ पर मध्यकाल में न्यायिक व्यवस्था थी, परंतु ये न्यायिक व्यवस्था में जो तत्व थे वो प्राचीन थे, पुराने तत्वों को लेकर थे। जहां पर जो व्यक्ति है, जिसके साथ घटना हुई और जिसने की, तो जिसके साथ घटना हुई उस व्यक्ति को, जिसने घटना की, उसे माफी करने का अधिकार था। ये बात को थोड़ा सा समझिएगा। और जो दंड का जो स्वरूप रहता था, वो रक्त के बदले रक्त, गले के बदले गले जैसा था। तो
ये आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के हमें तत्व नहीं दिखाई देते, इसलिए हम कहते हैं पुराने तत्व यहाँ पर थे। पर जब अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई भारत में, तो उन्होंने अपने जो प्रबोधनकालीन, जो एनलाइटमेंट वहां का एरा चला, उसमें किस प्रकार से मनुष्य को अच्छा माना गया, मनुष्य ज्ञानवान व्यक्ति का माना गया, तो वो तत्वों को कहीं ना कहीं उन्होंने भारत में लाने की कोशिश की। और भारत में सबसे पहले कलकत्ता में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और उसके बाद में लगातार वो न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन करते चले गए। इसी के बाद 1833 के करीब लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और भारत का पहला विधि आयोग वहां पर कार्य करने लगा, जिसी के आधार पर सभी कानूनों को एक जगह पर कंसोलिडेटेड करा गया, एक जगह पर लाया गया, और वहीं पर से आईपीसी की हमें शुरुआत दिखाई दी। वहीं पर आईपीसी बना, आईपीसी जो 1861 का था। फिर साक्ष्य अधिनियम बना 1872 में, और फिर 1908 का बना हमारा सिविल अधिकार अधिनियम। उसी के बाद में आया 1973 का, जब भारत आजाद हुआ, तो वहां पर सीआरपीसी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये कई सारी विधियां हमें दिखाई दी, और इसके साथ कोर्ट्स भी बनते चले गए। पर जब भारत आजाद हुआ, तो भारत के आजाद हो जाने के बाद में जो भारत की न्यायिक व्यवस्था का जो स्तर था, वो स्तर को उन्होंने प्रारंभ रूप में 3 स्तरीय बनाकर रखा। किस स्तरीय बनाकर रखा? 3 स्तरीय। एक था सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे था अधीनस्थ कोर्ट। अधीनस्थ से नाम ही क्लियर हो जाता होगा कि अधीनस्थ कोर्ट कहां पर। सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो वर्णन किया गया है, वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के हैं। ये भाग नंबर 5 इसमें बताएगी, पूरी बातों को बताएगी। इसके अलावा जो हाई कोर्ट में वर्णन किया गया है, वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक के हाई कोर्ट के विषय में बताएगी। और उसके बाद में जो अधीनस्थ कोर्ट है, उसे बताया गया है आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक के बताएंगे। और ये दोनों ही बातें जो है वो भाग नंबर 6 में आ जाती है। पर ये तो कोर्ट है, पर समय समय पर क्या हुआ, कोर्ट, क्योंकि कोर्ट पर ही अगर भार को हम डाल के रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं भारत जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में कोर्ट्स पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। और यही वजह से समय समय पर अन्य कोर्ट्स की स्थापना की भी बात हमें दिखाई दी। जैसे अन्य अगर हम कोर्ट्स की बात करें, तो अन्य स्तर में हमें दिखाई दिया जो अधीनस्थ कोर्ट और नीचे के कोर्ट्स में, उसमें एक आया परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय की आप स्थापना देखते होंगे, जो भी वाद विवाद होता है उसे परिवार न्यायालय के तहत सुलझाने की कोशिश की जाती, ताकि कोई केस कोर्ट में न जाए, और कोर्ट में जाएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, जिसके कारण दोनों ही व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे और उनका न्याय व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसके अलावा आप देखते होंगे अधिकरण, अधिकरण जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रिब्यूनल्स। ये हमारे भाग 14 के क में है, आर्टिकल 323 क से लेकर ख तक के, 323A to B। इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ग्राम न्यायालय की भी अवधारणा देखोगे, ये 2008 से है। ग्राम न्यायालय की अवधारणा ये क्यों लाई गई, तो ये बनाए गए। इसके अलावा अभी वर्तमान में ई न्यायालय की भी अवधारणा चल रही कि ई न्यायालय की अवधारणा क्या है। तो ये हमारे न्यायिक व्यवस्था के अलग अलग स्तर हैं। इसमें हम केवल प्राय सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, हाई कोर्ट को पढ़ते हैं और अधीनस्थ कोर्ट को पढ़ते हैं, पर अन्य कोर्ट्स भी है और उनका भी बड़ा महत्व है।
तो हम इस न्यायालय के जितने भी लेक्चर बनेंगे उसको हम लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 करके ही बनाएंगे, और उसमें हम इन सभी कोड्स को आराम से धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने पढ़ने की कोशिश की हमारे पार्लियामेंट को। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो हम सुप्रीम कोर्ट को शुरू करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को शुरू करने से पहले आपको हम न्यायिक व्यवस्था के 2-3 बातों को पहले तो क्लियर कर देते हैं। अभी क्लियर करते कि बाद में क्लियर करते, मेरे हिसाब से अगर टॉपिक चल रहा है तो शुरुआत में थोड़ी सी बातों को बता दें, ताकि जब शुरुआत में ही बातों को बता देते हैं तो बीच में जब भी उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो बच्चा कभी भी टेंशन पैनिक नहीं करता। तो हम पहले ही आपको थोड़ी सी बातों को बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले तो जो न्याय व्यवस्था में 2 शब्दावली है, शब्दावली, एक शब्दावली है आपराधिक मामला, आपराधिक मामला, और एक मामला है सिविल मामला, जिसे हम कहते हैं दूसरे शब्द में दीवानी, और इसे कहा जाता है फौजदारी। ठीक है, ये आपराधिक मामले को कहा जाता है दूसरा शब्द फौजदारी, और फौजदारी के अलावा इसे क्रिमिनल मामला भी कहा जाता है। क्लियर नहीं हो पाता है कि ये क्या है, ये शब्द कहां पर उपयोग में लाया जाता है। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा राज्य की संपत्ति का क्षरण किया जाता है, डैमेज किया जाता है, और उसके कारण राज्य को नुकसान होता है, तब जो मामला बनता है उसे कहता है आपराधिक मामला, राज्य की संपत्ति। और प्रायः व्यक्ति भी एक प्रकार से राज्य ही है। मान के चले किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को मार डाला जाता है या फिर उसके नुकसान पहुंचाया जाता है, फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण उसे कुछ हानि होने की संभावना होती है, उस कंडीशन में जो केस बनता है वो केस बनता है आपराधिक प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का बनता है? आपराधिक या फौजदारी किस्म का। इसमें एक बात याद रखिएगा, आपराधिक किस्म के केस में जो मामला रहता है, वो जो बनाम रहता है, उसमें बनाम में एक रहता है राज्य और एक रहता है व्यक्ति। मतलब मान के चलिए ए कोई व्यक्ति था, बी कोई राज्य था। बी राज्य सी नामक कोई व्यक्ति था जिसे ए व्यक्ति के द्वारा मारा गया, और ये अस्पताल में पहुंच गया, और अस्पताल में पहुंचने के बाद में केस ए के ऊपर सी के द्वारा लगाया गया, पर सी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो ए के ऊपर आपराधिक मामले को चला सके। ऐसी कंडीशन में राज्य जो बी है वो सी को अपनी संपत्ति मानते हुए उसके बिहाफ में ए के खिलाफ क्या लड़ता है? केस लड़ता है, और इसके लिए उसे पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता है, और जो वकील होता है वो सब सरकारी ही प्रकृति का होता है। ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपराधिक मामलों में ये कंडीशन रहती, इस प्रकार की सिचुएशन रहती है। पहले ऐसा होता था कि भैया फलाना व्यक्ति मामला, पर ऐसा नहीं है। सिविल मामलों में क्या होता है कि एक व्यक्ति की संपत्ति, मतलब सीधे सीधे यह कहा जाए संपत्ति से जुड़े हुए या फिर 2 पक्षों में हुए किसी प्रकार का विवाद, जो संपत्ति को लेकर प्रायः होता है, संपत्ति को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर जो मामला होता है, जो 2 पक्षों में है, जिसमें दोनों ही पक्ष में से कोई भी पक्ष एक राज्य नहीं है, तो उस समय में जो मामला बन जाता है वो सिविल मामला बनता है। इसमें एक याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। कभी कभार राज्य भी हो सकता है भैया सिविल मामला, अपने राज्य की संपत्ति के ऊपर घर बना लिया तो राज्य आपके ऊपर केस करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया वो आपराधिक मामला है, ये थोड़ा सा याद रखिए। तो ऐसा बनता है सिविल मामला। आपराधिक जो मामले चलते हैं उसके लिए 2 संहिता है। संहिता का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पूरे कानूनों को
जितने भी कानून थे और जितनी भी धाराएं थी, जितने भी जुर्म थे, उन सबको एक जगह पर क्या किया, कंसोलिडेटेड कर दिया, एक जगह रख दिया, उसे कहते हैं संहिता। तो इसके लिए दो संहिता है, एक आईपीसी क्रिमिनल केस के लिए, एक आईपीसी जिसमें क्या है, कौन सी घटना, कौन से कार्य अपराध हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा एक है सीआरपीसी, है ना, सीआरपीसी ये 1973 का है, और जो आईपीसी है वो है आपका 1861 का आईपीसी। आज भी है। प्रश्न आता है कि क्या आईपीसी को बदल दिया जाना चाहिए, उसकी जगह पर कुछ नया लाना चाहिए। तो ये बात उठते रहती है, तो जवाब भी आपके द्वारा दिया जाता है, क्यों, क्या, कैसे, वो आगे के लेक्चर में आपको समझ में आएगा। इसके अलावा सिविल मामले आते हैं। सिविल मामले जो चलते हैं वो 1908 के जो दीवानी संहिता है उसके तहत वो कार्य करते हैं। तो ये जिस संहिता के तहत कार्य करते हैं हम आपको उसको बताएं, और सिविल और आपराधिक मामले को आपको हमने बताने की कोशिश की। यहाँ तक कि यदि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में हम आपको दो और शब्दावली बताने की कोशिश करते हैं। एक शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो शब्दावली आती है कि कोई मामला जमानती है या गैर जमानती। शब्दावली याद रखिएगा, जमानती है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल। आता है बड़ा तो समझ में नहीं आता है कि भैया वो शब्द का अर्थ क्या है। एक आता है जमानती और दूसरा आता है गैर जमानती। गैर जमानती, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इस बात को क्लियर रखिएगा। सामान्यतः इसकी जो परिभाषा बताई जाती है ये कि ऐसे किसी प्रकार के जुर्म जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते, उस प्रकार के जुर्मों को हम जमानती जुर्म के अंतर्गत लाते हैं। और ऐसे अपराध, ऐसे जुर्म जो गंभीर प्रकृति के रहते हैं उसे हम गैर जमानती लाते हैं। अब दिमाग में आता है सर गंभीर है और कौन गंभीर नहीं है, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो हम आपको पहले जमानत और गैर जमानत बता दें कि भी आपने जुर्म किया, आपको पुलिस ने पकड़ कर लेकर गई, आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हो गया, आपको जेल में अगर रखा जाता है और 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है, तो मतलब आपके द्वारा जो अपराध किया, जुर्म किया, वो गैर जमानती प्रकृति का। मतलब पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को जब छोड़ने का अधिकार नहीं रहता है। अपराध किया, आज आपके मान के चलिए अभी बज रहे होंगे 10 बजे आपको अपराध किया आपने, और 12 बजे आपको पुलिस उठाकर लेकर गई। और जब पुलिस उठाकर लेकर गई तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में आपको जेल में ही रखा जा रहा है, और कहा कि आपको कुछ समय के बाद मजिस्ट्रेट के पास में लेकर जाया जाएगा, और मजिस्ट्रेट इस बात का निर्धारण करेगा कि आपको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। तो इस प्रकार के अपराध को माना जाता है गैर जमानती प्रकृति का, जो प्रायः ऐसे अपराध रहते हैं जिसमें होने वाली सजा की संभावना 3 वर्ष से अधिक होती है। जब 3 वर्ष से अधिक जब कोई सजा होती है किसी अपराध के होने के कारण, तो उस प्रकार के जो मामले होते हैं उसे कहता है गैर जमानती मामले, और जो 3 साल से कम के होते हैं उसे जमानती मामले कहा जाता है कि आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा एक और शब्द आता है शमनीय और अशमनीय, मतलब कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। इसी के साथ में एक और आता है शमनीय, मतलब कंपाउंडेबल, और अशमनीय मतलब नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, जैसे मान के चलिए, इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक व्यक्ति था, ये कोई व्यक्ति था, ठीक है, वो गाड़ी से जा रहा था, और गाड़ी से जाते जाते
जो दूसरा व्यक्ति था वो साइकिल से जा रहा था और दोनों के बीच में टकराहट हुई। और जब टकराहट हुई मतलब एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हो जाने के बाद में इस व्यक्ति की गलती होने के कारण, किसकी गलती? ए की गलती होने के बाद में बी के द्वारा ये बोला कि कोई कोई बात नहीं भैया, दुनिया का दस्तूर है, ये तो होते रहता है, एक काम करो, तुम्हारा जो रास्ता था तुम पकड़ो, मेरा जो रास्ता था मैं पकड़ता हूं। दोनों ने समझौता किया और जो घटना हुई थी, जो एक प्रकार से अपराध ही था, पर उन्होंने उस घटना को आपस में समझौता करके समाप्त किया। एक अपराध को आपस में समझौता करके उन्होंने गिले शिकवे को दूर किया। उस प्रकार के जो बातें होती है उसे कहा जाता है कंपाउंडेबल। मतलब कंपाउंडेबल ऐसे अपराध जिसे आप एक दूसरे के साथ समझौता करके क्या कर सकते हो, निरस्त कर सकते हो, उसे कहते हैं कंपाउंडेबल। पर जब आप एक दूसरे के साथ समझौता करके भी नहीं कर सकते, उसे कहता है नॉन कंपाउंडेबल। जैसे मान के चलिए एक फलाना व्यक्ति था बी और फलाना व्यक्ति था ए। फिर से समझ लीजिए, ए और बी। ए के द्वारा बी के बेटे सी की हत्या की गई। ए बड़ा अमीर आदमी था और बी बड़ा गरीब आदमी था, और सी बड़ा अच्छा आदमी था, और ए ने सी की हत्या की। बी बड़ा रोया, और बी बड़ा रोया तो ए ने उससे बोला कि भैया तू रोता क्यों है, मैंने सी को मारा है, तेरे बेटे को मारा है, एक काम कर, तू मुझसे पैसा ले ले, जितना पैसा लेगा, जितनी की आवश्यकता है इस चेक में रख दे और उतना पैसा मुझसे ले ले, बदले में तू जो अपराध मैंने किया है उसे तू वापस ले ले। समझौता कर लेता है। तो ऐसे मामले में ये समझौते करके मामले को रफा दफा नहीं कर सकते, इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। उसे कहता है अशमनीय गैर शमनीय मामला। शमनीय मामले में आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया शमनीय मामले क्या होते हैं। एक रहता है संज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। एक रहता है संज्ञेय, अपराध है, और एक रहता है असंज्ञेय, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक रहता है कॉग्निजेबल और एक रहता है नॉन कॉग्निजेबल। जब कोई अपराध होता है और होने के बाद में वो जब होता है तो उसकी प्रकृति जितनी भी संहिता है, जितनी भी हमारे कानूनों की संहिता है कि कौन सी क्रिया सही है, कौन सी क्रिया गलत है, कौन सी क्रिया गलत है तो कौन सी क्रिया गलत में भी बहुत गलत किस्म की और गलत में भी कम गलत किस्म की है, और मतलब निम्न स्तरीय है। तो ऐसी कंडीशनों को भी बताने के लिए कि भैया कोई घटना हुई है, तो घटना हो जाने के बाद में सबसे पहले जरूरी रहता है FIR। FIR कराना जरूरी है कोई भी मामले में। कोर्ट का 10 बार ये कहना होता है कि किसी भी अपराध को रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम पूर्व में हुए अपराधों को पकड़े और पकड़ने के बाद में उन अपराधों को तह तक के जाते हुए अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़े, ये जरूरी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कार्य करने के लिए कहा जाता है तो जो पुलिस अधिकारी रहते हैं मामले को दो रूपों में बांटने की कोशिश करते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। जब कोई अपराध बड़ा गंभीर किस्म का होता है, जिसके होने पर भले ही कोई व्यक्ति नहीं आया, पर पुलिस का यह अधिकार है कि भैया उस अपराध के हो जाने के बाद में आप उसकी प्राथमिक जो सूचना है उसे आप रजिस्टर्ड कीजिए, भले ही अज्ञात नाम से। जैसे मान के चलिए, फिर से अपन एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि
ए कोई व्यक्ति था, बी कोई व्यक्ति था और डी कोई व्यक्ति था। ए डी का मामा था, जो बी था डी का चाचा था, और एक सी करके व्यक्ति था जो डी का भाई था। सी के द्वारा डी की हत्या की गई, और वो भी जंगल में जाकर, और जंगल था आपका, मान के चलिए कान्हा किसली जंगल था। उस जंगल में जाकर हत्या की गई, और ये सब रहने वाले कहाँ के थे? दिल्ली के। तो इसके शव को एक जगह पर रख दिया, जहां पर स्थानीय जो मंडला जिले की जो स्थानीय पुलिस थी वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद में उन्होंने ये देखा कि भैया हमारे पास में कहीं पर भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है, किसी को मारने की रिपोर्ट नहीं है, किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं है। तभी भी ये लाश दिख रही है जंगल में, लाश है और छद विच्छद है। तो ये अधिकार, ये निर्देश है पुलिस को कि आप अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ क्या करिए, आप अपराध को दर्ज करिए। मतलब ऐसे मामले जिसमें कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने के लिए नहीं पहुंचा, तभी भी अगर कोई अपराध हुआ है तो ये निर्देश है पुलिसों को कि आप उस अपराध के बारे में आप स्वतः संज्ञान लेते हुए आप क्या करिए, रिपोर्ट दर्ज कीजिए। मतलब गंभीर किस्म के मामले। और वहीं पर जो गंभीर किस्म के मामले नहीं होते, वहां पर आप उसे असंज्ञेय प्रकृति के मान के चलते, कोई व्यक्ति आएगा और मान के चले मारपीट हुई थी दो गुटों में, एक चुन्नू था और एक मुन्नू था, दोनों के बीच में मारपीट हुई और ज्यादा ही बड़ी मारपीट हो गई। तो मारपीट हुई, मामूली किस्म की थी, तो भैया इसमें दोनों छद विच्छद हुए नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो जब तक के चुन्नू और मुन्नू में से कोई एक व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाएगा, तब तक के एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये बात से आप क्लियर रहिएगा, वाकिफ रहिएगा। तो ये हमने आपको 6 शब्दावली बताने की कोशिश की। इसके अलावा हमें आपको एक और शब्द बताने थे, 4 शब्द थे, वो थोड़े से 4 शब्दों को आप समझ लीजिए। छोटे छोटे शब्द हैं। कोर्ट की पीठ है, जो कोर्ट में आप देखोगे, चाहे कोर्ट में आप सत्र न्यायाधीश देखिए, चाहे हाई कोर्ट देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट देखिए, उसमें आपको 3 प्रकार की पीठ आपको समझ में आ जाएगी, और एक चौथी प्रकार की पीठ आपको अन्य रूप में दिखाई देगी। एक रहती है एक न्यायाधीश वाली पीठ, जिसे कहा जाता है एकल पीठ। एक 2 न्यायाधीश वाली रहती है, जिसे अर्ध पीठ कहा जाता है पीठ, और एक 3 न्यायाधीश वाली रहती है, उसे कहा जाता है पूर्ण पीठ। मतलब 3 न्यायाधीश किसी मामले पर सुनवाई करने के लिए 3 व्यक्ति बैठे। जब किसी मामले में, प्राय सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले की सुनवाई करने के लिए 5 या 5 से अधिक जजों की बेंच बैठती है, अधिक जजों की बेंच जब बैठती है, तो उसे कहता है संवैधानिक पीठ। याद रखिए, धानिक पीठ कहा जाता है। और ये बात को याद रखिएगा कि जो न्यायालय रहते हैं, उसमें प्रायः जो न्यायालय रहते हैं, उन्हें अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। आपको हम सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, हाई कोर्ट बताएंगे, दोनों के विषय में बताएंगे, तो दोनों को ही अभिलेख न्यायालय का दर्जा है। मतलब जो उन्होंने बोला, जिस केस में बोला, अगर वैसा ही केस 10 साल के बाद में आता है, तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वो निर्णय लेते समय में, उस समय में क्या निर्णय दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय दे। क्योंकि वो जो बोलता है वो ही कभी कभार कानून बन जाता है। वही क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मान के चलिए 3 जजों की बेंच ने पहले 1998 में कोई जजमेंट दिया था, और 5 जजों की बेंच के द्वारा 2021 में जजमेंट दिया गया, और दोनों समय के जो केस है वो एक ही प्रकृति के हैं, एक ही नेचर के हैं। तो ऐसी कंडीशन में
3 जजों वाला जो केस था और 5 जजों वाला जो केस था, उसमें जो निर्णय रहेगा वो निर्णय आगे प्रभावी रहेगा 5 जजों वाला, 3 जजों वाला नहीं रहेगा, आगे प्रभावी। ऐसा आप अलग अलग केसों में आप देख सकते हो। जब आपको हम कोड बताएंगे तो आपको क्लियर होते चलेगा कि भैया अभिलेख न्यायालय में हम किसके निर्णय को माने। कई ऐसे निर्णय हैं जो पहले कुछ थे और बाद में कुछ थे और कोर्ट ने ही निर्णय दिए, तो आगे कोर्ट कौन से निर्णय को मान के चले, तो भैया वो के निर्णय को माना जो निर्णय कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और बड़ी बेंच के द्वारा दिए गए। मतलब आप ऐसा समझिए, लास्ट वाले लेक्चर जो था, एक था आपका गोलकनाथ मामला और एक था आपका केशवानंद भारती मामला। गोलकनाथ मामले में 11 जजों की बेंच ने 5-6 के बहुमत से निर्णय दिया था कि भैया संविधान में संशोधन करना आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये निर्णय दिया 1967 में। तो वहीं पर 13 जजों की बेंच ने 1973 में ये निर्णय दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भैया जो संसद है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने का अधिकार है। एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एक समय में कहा हाँ, तो भैया माने कौन सा निर्णय, आगे के समय के लिए, आगे के समय के लिए। तो आगे के समय के लिए वो केस को मानना पड़ता है, उस निर्णय को मानना पड़ता है जो अधिक बेंच वाली जो पीठ थी उसने दिया। तो पीठ कितने प्रकार की होती है हमने आपको बताने की कोशिश की। ये आपको अगर क्लियर हुआ होगा तो यहाँ तक के हमने आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। आज की छोटी छोटी बातें थी, उसको समझ के रखिए, क्योंकि कल से सुप्रीम कोर्ट हमारा शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की एक एक बातों को हम समझने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पेचीदा है, उसे जरूर पढ़ के रखिएगा, उसे जरूर समझ के रखिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आप हाई कोर्ट को भी अच्छे से समझ सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।